20 फरवरी को क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का पेपर है और उनके लिए ये वीडियो ना रामबाण औषधि का काम करने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम 2025 के सभी सेट 2025 में जो सभी सेट हैं उन सभी सेटों के हम MCQ क्वेश्चंस लेके आए हैं एक ही वीडियो में। यानी इस वीडियो में 2025 के सामाजिक विज्ञान के MCQs यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लेके आए हैं, जो कि आपके 20 फरवरी वाले पेपर में सीधे के सीधे पूछे जाने की संभावना है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्ज़ाम। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर निरंतर क्लास 10th की तैयारी कराई जा रही है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके मोबाइल में ग्रुप है उन सबको इस वीडियो का लिंक भेज दो, अभी तुरंत भेज दीजिए और फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर शेयर कर दीजिए। तो हम इस वीडियो में 2025 के सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना है। आप ईयरफोन लगा लीजिए, नहीं तो एकांत में रूम में बैठ जाइए, कॉपी पेंसिल ले लीजिए। हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आए हुए हैं उनका हम सटीक आंसर देंगे। इसके अलावा और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनेंगे, उनका भी हम एक्सप्लेन करेंगे और इसके अलावा हम 2 नंबर 4 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसका एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहना एंड तक। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2025 सामाजिक विज्ञान का 825 BAS कोड को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये प्रश्न लिख लेना, बहुत बार आता है। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत बार आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, बिस्मार्क को। ठीक है, और जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो लिख लेना 19 जनवरी 1971 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखेंगे जमशेदपुर, झारखंड में। ठीक है, यानी सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ये भी बहुत बार आता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना, और मैं आपको बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी जिसे हम क्या बोलते हैं IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों की स्थापना जो हुई थी वो 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी। तो आप लोग लिख लेना किसकी, विश्व बैंक और IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोनों की स्थापना 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स के घोषणा पत्र के द्वारा अमेरिका में हुई थी। कहाँ पर? USA में। ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखेंगे इन दोनों का यानी विश्व बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय पूछता है तो आप लोग लिख लेना वाशिंगटन DC। इन दोनों का मुख्यालय है, विश्व बैंक का और IMF का। तो आप लोगों को ध्यान रखना, और दोनों की स्थापना कब हुई? 1944 ईस्वी में। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को साथ में लिखते चलना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 5वां कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंदी कब आई थी? बहुत बार इंपोर्टेंट रिवर आता है। विश्व आर्थिक मंदी आई थी 1929 ईस्वी में, एकदम बी ऑप्शन सही है। और विश्व आर्थिक मंदी किससे संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र से संबंधित है, कृषि क्षेत्र से। ठीक है, ये ब्रिटेन में खूब आई थी, तो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कार्न लॉ किस देश से संबंधित है? तो कार्न लॉ जो है वो ब्रिटेन से संबंधित है। और कार्न लॉ जो है प्यारे बच्चों, ये भी जो है कृषि से संबंधित है। वहाँ पर जो कृषि की समस्या आई थी तो उससे कार्न लॉ लाया गया था। तो आपसे ये पूछेगा कि कार्न लॉ
किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से। और किस क्षेत्र से? तो कृषि से, ठीक है, गेहूँ वगैरह से, इनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि हिंदी क्या है? तो हिंदी हमारी राजभाषा है और इसको राजभाषा का दर्जा कब मिला था? तो लिख लेना 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था, ध्यान रखेंगे। और इसीलिए हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है, लिख लेना 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं वो 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, हमारे संविधान में बात करें थोड़ा सा, हमारे संविधान में जो है 8वीं अनुसूची है, उसमें 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता है, और जिसमें हमारी हिंदी भी शामिल है, ठीक है, हिंदी भी हमारी शामिल है। तो चलिए, तो आप लोग इतनी बातों को लिख लेना कि हिंदी राजभाषा है और 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 8 को करने जा रहे हैं। कह रहा है कि जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो जनसंघ आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। तो प्यारे, जनसंघ की जो स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे, 1951 में हुई थी, यानी 21 अक्टूबर 1951 में, लिख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 9वां। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो लोकतंत्र से नहीं है, देखो, लोकतंत्र में जनमत होना चाहिए, तो ये तो सही है। उत्तरदायी होना चाहिए लोकतंत्र, ये भी सही है। इसके बाद बी ऑप्शन, राजनीतिक दल होना चाहिए उसमें, ये भी सही है। लेकिन लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का शासन नहीं होना चाहिए, अलग अलग, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है डी ऑप्शन इसमें लोकतंत्र की विशेषता को नहीं रखता है, तो बहुत बार आता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो डी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन 10वां कह रहा है कि भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, तो प्यारे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है, महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो स्थानीय संस्थाओं में है, ठीक है। कितना? 33%। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, महिलाओं के लिए आरक्षण अधिनियम 2023 आया था, जिसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो स्थानीय संस्थाओं, ठीक है, पंचायत वगैरह जो आती हैं उसमें, नगर निगम वो जो नगर पंचायतें जो होती हैं उसमें स्थानीय, उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है, स्थानीय संस्था। अगला प्रश्न 11वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? तो आर्थिक विकास का लक्ष्य रोजगार भी है, उपभोग में वृद्धि भी है, स्वतंत्रता भी है, तो इसीलिए इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है? तो तृतीय क्षेत्र में आती हैं सेवाएं। क्या आती हैं? सेवाएं, लिख लेना, सेवाएं। और सेवाओं में क्या क्या आता है? तो आप लोग ध्यान रखना, सेवा में आता है आपका शिक्षा हो गई, इसके बाद बैंकिंग, शिक्षा, बैंकिंग, इसके बाद में और स्वास्थ्य, ठीक है, उसके बाद स्वास्थ्य। तो ये सेवा में आता है तृतीय क्षेत्र, तो इसमें बैंकिंग दे रहा है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको बताऊं द्वितीय क्षेत्र में जो आता है वो कारखाने वगैरह आते हैं, तो ठीक है, यानी द्वितीय, जो आगे प्रश्न आएंगे आप लोग लिख लेना। द्वितीय क्षेत्र में कारखाने वगैरह, ठीक है, या कुम्हार वगैरह के द्वारा जो काम होता है वो। और प्राथमिक क्षेत्र में, अब आपको बात करें प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? तो इसमें कृषि हो गई, पशुपालन, दूध वगैरह, ये सब इसमें आएगा प्राथमिक में, ठीक है। तो प्राथमिक में कृषि पशुपालन, द्वितीय में कारखाने वगैरह, और तृतीय में सेवाएं आएंगी। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? तो अनौपचारिक साख को इसमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है?
तो इसका लिए आयत कर भी है और घरेलू व्यापार को संरक्षण भी है। तो इसी के लिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, अवरोधक के रूप में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। तो शोषण मिलावटी चीज़ें मिलावट कर देंगे तो ये भी उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। कम वजन तोल रहे हैं ये भी है, और अनुचित कीमत पर लेना ये भी। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा। और आपको बता दूं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता के लिए एक नियम आया था। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लिख लेना, यह आया था 1986 में। ठीक है, और उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो उपभोक्ता जो दिवस मनाते हैं हम वो 24 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है। तो संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है जलोढ़ मिट्टी से, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17वां, निम्नलिखित में से कौन वन संशोधन के सिकुड़ने का कारण नहीं है? तो इसमें सिकुड़ने का कारण जो है कृषि क्षेत्र में वृद्धि भी है, खनन क्रियाओं में वृद्धि भी है, वाणिज्यिक वानिकी में वृद्धि भी है, ये सब हैं। लेकिन डी ऑप्शन में इसका आंसर हो जाएगा, यानी आरक्षित वनों का विस्तार, ये सिकुड़ने का जो कारण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है? तो देखो रोपड़ फसल गन्ना भी है, केला भी है, धान भी है, कॉफ़ी भी है। लेकिन ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो रोपड़ में धान आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर धान जो है धान है वो बोर्ड के द्वारा आंसर माना गया है। चलिए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर होता है, बाकी धान जो है एक समतल क्षेत्र में। नेक्स्ट अगला 10वां, माफ़ कीजिए 19वां, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है? तो चीनी उद्योग और माफ़ कीजिए खनिज उद्योग पूछा है। तो ए में दे रहा है चीनी उद्योग, बी में दे रहा है पेट्रो रसायन उद्योग। तो खनिज उद्योग एकदम बी ऑप्शन एकदम सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20वां कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्यारे बच्चों राजमार्ग यानी सड़क से संबंधित है। राजमार्ग यानी सड़क से, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है सड़क राजमार्ग परियोजना 4 जगह को जोड़ती है। कौन कौन सी? दिल्ली से मुंबई, मुंबई से यहाँ पर क्या नाम है चेन्नई, और चेन्नई से यहाँ कोलकाता, और कोलकाता से फिर दिल्ली। ऐसे चतुर्भुज बन जाता है, मुंबई से दिल्ली से मुंबई, और मुंबई से चेन्नई, और चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है जो सड़क से संबंधित है। ठीक, आता है ये प्रश्न, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब चलते हैं प्यारे बच्चों, तो हमने पहला सेट कर लिया। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सभी साथियों को अपने जितने भी मोबाइल में ग्रुप हैं उन सबको शेयर कर दो। स्कूल का ग्रुप है या खेलकूद का ग्रुप है, कोई भी ग्रुप सही, सभी को शेयर कर दो इस वीडियो का लिंक। ये आपके लिए तैयार किया गया है और एक्सप्लेन करा रहा हूँ मैं आराम से, जिससे कि आपको चीज़ों को समझ में आए और आगे जो प्रश्न आएंगे वो आप सही कर सको आपके 20 फरवरी वाले पेपर में। ठीक है, तो इसीलिए सबको शेयर कर दो। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम कीजिए, शेयर कीजिए खींच के। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं 2025 सामाजिक विज्ञान का 825 माफ़ कीजिए BAT सेट। तो अब इसके प्रश्न देखते हैं MCQs। पहला प्रश्न दे रहा है कि ओटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किससे? तो देखो हमने अभी देखा कि जर्मनी की जो नेतृत्व किया था, तो जर्मनी का नेता प्रमुख बिस्मार्क, तो बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। देखो आप एक्सप्लेन सुनोगे ना तो सारे प्रश्न अपने आप याद हो जाएंगे तुम्हें, सब रहा। क्वेश्चन नंबर अगला दूसरा कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ध्यान रखना है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 कहाँ हुआ था? तो ये ध्यान रखना पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृत शहर में। यह कांड कैसा हुआ था आपको 1 मिनट समझा दे रहा हूँ, 4 नंबर में आता है। ये एक जो अंग्रेज़ों के द्वारा 1919 में एक काला कानून लाया गया था जिसे बोलते हैं रोलैक्ट एक्ट। क्या बोलते हैं? रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट जो एक्ट था उसके ज़रिए से भारतवासी को थोड़ी बहुत आज़ादी मिली थी, वो सारी छिन रही थी, जिसका विरोध किया था वहाँ के नेताओं ने।
डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने। और जब विरोध किया तो लोगों ने ब्रिटिश सरकार ने उन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसके वजह से वहाँ के अमृतसर के सभी वहाँ के छोटे बड़े बुजुर्ग महिला सभी लोग इकट्ठे हो गए एक जगह पर, यानी अमृतसर में जलियांवाला बाग में। वो घटना थी 13 अप्रैल 1919 को, यानी दिन था बैसाखी का। कौन सा दिन था? बैसाखी का, जो कि पंजाबियों का एक पवित्र त्यौहार भी होता है। बैसाखी का दिन था और वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जनरल डायर वहाँ का अधिकारी था, उसको पता लगा और कैसे से वहाँ विरोध हो रहा है रॉलेट एक्ट का, तो वो अपनी सेना को लेके पहुँचा वहाँ पर। और फिर जब सेना को लेके पहुँचा तो उसने अंधाधुंध फायरिंग कराई, ठीक है। और गोली चलाने का आदेश जनरल डायर को मिला था माइकल ओ डायर के द्वारा, क्योंकि वो सबसे बड़ा अधिकारी था, ठीक है। माइकल, लिख दे रहा हूँ, माइकल ओ डायर, ये सबसे बड़ा अधिकारी था। इसने जनरल डायर को आदेश दिया था कि गोली चला दो, तो इसीलिए वहाँ गोली चली थी। तो गोली चलाई किसने थी? जनरल डायर ने, और आदेश देने वाला था माइकल ओ डायर, और जिसको हमारे देश के जाबाद ऊधम सिंह ने लंदन में जाकर के उसकी हत्या की थी, ठीक है। तो ये था जलियांवाला हत्याकांड। तो 4 नंबर में आता, आप लेके आना। तो ये घटना कब घटी? 13 अप्रैल 1919 को। तो MCQs में आए चाहे कैसे भी है, आप करके आ जाओगे अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझोगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अभी क्वेश्चन आया था, देखो वही प्रश्न है, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई? तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कब हुई थी, 1944 ईस्वी में। और वर्ल्ड बैंक की भी, दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में, लिख लेना वाशिंगटन DC में। क्वेश्चन नंबर अगला, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो देखो रिपीट होता है, तो 1789, बी ऑप्शन एकदम सही। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन किसने किया था? तो देखो आप केसरी का प्रकाशन ध्यान रखना, इसका प्रकाशन करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने इसका प्रकाशन किया था, और जिसकी भाषा थी केसरी की, ध्यान रखेंगे केसरी की भाषा थी मराठी, ठीक है। भाषा ही पूछा सकता है, कैसी थी? मराठी। इसके अलावा इनका एक और पत्रिका थी जिसका नाम था मराठी। कौन सी? मराठी। और मराठी को इन्होंने लिखा था अंग्रेजी में। किस में? अंग्रेजी में। किन्होंने? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक वही थे जिन्होंने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। और बाल गंगाधर तिलक ही व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की मांग की थी। बाल गंगाधर तिलक वही व्यक्ति थे जिन्होंने क्या नाम है, गीता रहस्य पुस्तक लिखी है। यही पूछा जाता है, गीता रहस्य, ठीक है, रहस्य पुस्तक लिखी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित ये बातें आप लोग ध्यान रखना। तो इसका आंसर केसरी का कौन सा हो जाएगा? B। तो एक्सप्लेन को आप लिखते जाना साथ साथ में। देखो क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो इसीलिए थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसीलिए। बाकी आप कमेंट करके बताना, बाकी मैं और प्रयास करूँगा थोड़ा स्लो करने का, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपका कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल जाए, इसीलिए थोड़ा जल्दी बोलना पड़ता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ था? तो हमारा ही अभागा देश है जिसे भारत कहते हैं, धर्म और जाति के आधार पर इसका विभाजन हुआ था 14 अगस्त 1947 को, जिसमें पाकिस्तान अलग हुआ था और बहुत सारे घर बेघर हो गए थे उस समय, ठीक है। तो यानी B ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हिंदी क्या है? तो अभी बताया था हिंदी क्या हमारी राजभाषा, और राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी का विचार था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, महात्मा गांधी के बारे में जान लो। तो इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, यानी गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी ने वकील की पढ़ाई जो की थी वो लंदन से की थी। कहाँ से? लंदन से। और गांधी जी लंदन के बाद दक्षिण अफ्रीका में सेठ अब्दुल्ला के केस की पैरवी के लिए गए थे, और उसके बाद भारत वापस आए थे। ध्यान रखना, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी 1915 को अप्रवासी भारत दिवस मनाते हैं। अप्रवासी
भारतीय दिवस, ठीक है, अप्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो यही पूछता है कि अप्रवासी भारतीय दिवस को मनाते हैं 9 जनवरी को। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 1915 में, ठीक है। तो आप लोग इतनी बातों को जरूर ध्यान रखना। और गांधी जी की जो हत्या की गई थी वो की गई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी थी। तो 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं। और गांधी जी की समाधि पूछे आपसे तो ध्यान रखना, समाधि है राजघाट दिल्ली, राजघाट दिल्ली, ठीक है। तो गांधी जी संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी इतना भी आप रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी विचारधारा की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो देखो इसकी ए ऑप्शन है मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास करता है। बी कह रहा है धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक है। सी कह रहा है साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी है। और डी कह रहा है ये सभी। तो ये सभी एकदम सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? तो लोकतंत्र देखो पारदर्शी भी होना चाहिए, उत्तरदायी भी होना चाहिए, वैध भी होना चाहिए, इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 11वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हरा सोना कहते हैं? हरा सोना कह रहा है तो हरा सोना हरे पेड़ पौधों को कहा जाता है, वैसे हरा सोना बांस को भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलमंडल का कितना प्रतिशत समुद्री जल में उपलब्ध है? तो जलमंडल में 97% जो है वो समुद्री है, यानी महासागरी जल, ठीक है, महासागरी जल। और 2.5% ध्यान रखना नदी का जल है जो पीने के योग्य है, पीने के योग्य 2.5%। और बाकी आपको बता दूं कि 71% पृथ्वी पर क्या है? पानी है। और बाकी 29% क्या है? ज़मीन है। क्या है? ज़मीन या स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है वो आपको ध्यान रखना है, लौह अयस्क अनवीकरणीय है, ठीक है, इसको दोबारा तैयार नहीं कर सकते हैं। डी ऑप्शन सही है। और नवीकरणीय क्या होता है? जो बाद हम तैयार कर सकते हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा, बायोमास, ये सब ऐसे करके आते हैं, ठीक है। पवन चक्की वगैरह नवीकरणीय है। क्वेश्चन नंबर 14वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से संबंधित नहीं है। तो देखो मध्य प्रदेश भी इससे, गुजरात भी संबंधित है, उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो चूना पत्थर के लिए प्रयोग किया जाता है सीमेंट, बी ऑप्शन एकदम सही। और चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां कह रहा है कि सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो ये ऑप्शन प्रति व्यक्ति की आय, हाँ। बी ऑप्शन कह रहा है औसत साक्षरता, ये भी सही है। सी कह रहा है लोगों का स्वास्थ्य, ये भी सही है। तो इसीलिए डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? तो ये बहुत बार रिपीट होता है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है वो विभाजित होते हैं उद्यमों का स्वामित्व, सी ऑप्शन एकदम सही। अगला प्रश्न 18वां सेवाओं को किस जगह रखा गया है? तो सेवाएं तृतीय में आती हैं। और प्राथमिक में क्या आता है? तो कृषि आता है, कृषि पशुपालन प्राथमिक में आते हैं। द्वितीय में कारखाने वगैरह आते हैं, ठीक है, कारखाना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो अभी मैंने कहा था राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता के लिए नियम जो अधिनियम आया था, अधिनियम कब आया था? तो अधिनियम आया था 1986 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम तो कब आया था? 86 में। तो ये ऑप्शन एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए दूसरे सेट के। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपका ही चैनल है। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, आपका कोई घिस तो नहीं जाएगा, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, एक्सप्लेन किया जा रहा है एक अच्छी तरीके से, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों को शेयर करें, जितने भी मोबाइल में ग्रुप हैं और जितना भी आप सोशल मीडिया चलाते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह इस वीडियो का लिंक डाल दो, सब जगह फैला दो आग की तरह से, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं आगे सेट नंबर तीसरा। तो सेट नंबर तीसरा 2025 सामाजिक विज्ञान 825 BAU, ये सेट को अब सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए इसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ,
कह रहा है महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे। गांधी जी संबंधित आप पुस्तक भी ध्यान रखें। गांधी जी की 2 पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आती है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज लिख लेना। और एक दूसरी आती है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये। और इसके बाद में गांधी जी की 4 पत्रिकाएं भी हैं, वो भी पेपर में आपको ध्यान रखनी है। कितनी गांधी जी की पत्रिकाएं? 4। तो 4 पत्रिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लिख लेना आप नंबर 1 यंग इंडिया पहली बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी में है। दूसरी नवजीवन पहली यंग इंडिया, दूसरी नवजीवन, तीसरी आपको ध्यान रखना है इंडियन लिखते जाना साथ इंडियन ओपिनियन। चौथी आपको ध्यान रखना है हरिजन। कौन सी? हरिजन। तो देखो 2 किताबें, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और 4 इनकी पत्रिकाएं, यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन। ठीक है। और गांधी जी ने हरिजन सभा की स्थापना भी की थी। लिख लेना हरिजन सभा की स्थापना 1932 ईस्वी में की थी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला कह रहा है कि असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो देखो गांधी जी के द्वारा यह पहला सबसे बड़ा आंदोलन था जिसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को, जिस समय पर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, उस समय स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने, आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, गांधी जी ने सभी देशवासियों से आग्रह किया था कि वकील अपनी वकालत छोड़ दें और सरकारी विद्यालय में जाने वाले बच्चे सरकारी विद्यालय में न जाएं, और सरकारी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी सरकारी दफ्तर में न जाएं, और जितने भी भारतीय सैनिक हैं ब्रिटिश के अधीन काम करते हैं वो उनकी नौकरी छोड़ के आ जाएं। तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि 1 साल के अंदर हमें आज़ादी मिल जाएगी। इसलिए सभी लोगों ने इस गांधी जी का साथ दिया। लेकिन एक घटना घटित हो गई 2 साल बाद, यानी इसी के 2 साल बाद, यानी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वहाँ पर लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। तो वहाँ के पुलिस चौकी के मतलब वहाँ के उच्च अधिकारी ने गोली चला दी, जिससे भीड़ जो है आग बबूला हो गई, और जिसके कारण भीड़ ने पूरी चौकी को जिंदा जला दिया, और लगभग 22 से 23 जिंदा जवान जो है शहीद हो गए। और वो घटना कहलाई चोरा चोरी हत्याकांड। कौन सी? लिख लेना चोरा चोरी हत्याकांड कहलाई। और ये घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। और गांधी जी को ये खबर पता लगा, जो गांधी जी ने आंदोलन में कहा था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, और यहाँ हिंसा हो गई थी, इसीलिए गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो देखो मैंने एक प्रश्न के चक्कर में आपको लॉन्ग प्रश्न भी समझा दिया कि असहयोग आंदोलन क्या होता है। तो आप लोग पूरा वीडियो को सुनना और आप असहयोग आंदोलन को पूरा लिखा होगा। या चोरा चोरी हत्याकांड आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको लिख देना है कि इस तरह से चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था। चलिए तो चलते हैं अगला प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चोरा चोरी हत्याकांड। तीसरा कह रहा है कि आर्थिक मंदी का प्रथम कारण क्या था? तो मैंने कहा था ना, कृषि था। और आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था कहाँ पर है? तो देखो ब्रेटन वुड्स के द्वारा 2 संस्थाओं की स्थापना हुई थी, यानी एक तो वर्ल्ड बैंक जिसे बोलते हैं हम विश्व बैंक, और एक IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों की स्थापना हुई थी। ठीक है। कब? 1944 में ब्रेटन वुड्स के घोषणा पत्र के द्वारा। और ये कहाँ पर है? अमेरिका में। ठीक है। और ठीक, तो आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर अगला 5वां कह रहा है सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया? तो ये सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आया था गोवा में। ठीक है। पुर्तगाली लाए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 6वां प्रश्न कह रहा है हिंदी के अतिरिक्त संविधान में कितनी अन्य भाषाओं का उल्लेख है? तो हिंदी के अतिरिक्त, वैसे संविधान सभा में 22 भाषाएं हैं, और कौन सी अनुसूची में? तो 8वीं में आपसे पूछा सकता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, लेकिन हिंदी के अतिरिक्त, तो हिंदी के अतिरिक्त तो कितनी जाएंगी? 21। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न
कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संगठनात्मक शासन नहीं है। तो देखो श्रीलंका में नहीं है ऐसा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी भारत में भी है, यूएसए में भी है और बेल्जियम में भी है। अगला प्रश्न आठवां कह रहा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि वह ए कह रहा है कि पारदर्शी है, हाँ। बी कह रहा है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, और सी कह रहा है ए और बी दोनों। तो एकदम सही, दोनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है 6 हैं। कितने हैं? 6। और 6 के 6 आप लिखना। सबसे पहले लिखूँगा नंबर 1 INC, जिसे बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना हुई थी आपको लिखना 1885 ईस्वी में। किसने की थी? A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, मुंबई में। इसके अलावा दूसरी पार्टी के नाम लिखेंगे BJP, जिसकी स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 1980 में की गई थी। तीसरी पार्टी का नाम लिखेंगे BSP, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसके बाद में चौथा लिखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। पाँचवीं थी नेशनल पीपल पार्टी, और छठवीं आपको ध्यान रखना है जिसे नवीनतम पार्टी कहते हैं आप, ठीक है। कौन सी थी? आप, ठीक है, झाड़ू वाली, जिसको 2023 में मान्यता मिली थी। तो ये 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और हाँ, जो सपा है यानी SP जो है, ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो ऐसा भी आ सकता है कौन सी है कौन सी नहीं है, और स्थापना भी मैंने लिखवा दी। चलिए, देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबको शेयर कर दो। देखो बहुत मेहनत लग रही है, ऐसे थोड़ी तुम्हारे सामने तुम्हारे मतलब बोल रहा हूँ मैं, और सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन करा रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज भी बनता है कि सबको शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने भी ग्रुप में हैं उन सब जगह फैला दो। जैसे पानी में पेट्रोल फैलती है, ऐसे ही इस चैनल को भी फैला दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे 10वां प्रश्न कह रहा है कि सांप्रदायिक किसके लिए हानिकारक है। तो सांप्रदायिक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए हानिकारक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिपीट होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां कह रहा है कि जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। इसका उल्टा भी पूछा सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां कह रहा है कि किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन के फलस्वरूप होता है। तो इसे लेटेराइट मृदा होती है, लेटेराइट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, ठीक है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित नहीं है। तो देखो सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो इससे जो है आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र भी है, गुजरात, उत्तर प्रदेश भी है और गुजरात भी है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं है। और सरदार सरोवर जो बांध है वो कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो फिर आ गया रिपीट, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस संबंधित है। तो सड़क से है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, भारत में 1000 रुपये के करेंसी के नोट किस समय अमान्य घोषित हुए। तो नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर को कहा था भाइयों बहनों 500 और 1000 के नोट बंद होने वाले हैं। तो 8 नवंबर 2016 को बंद कर दिए गए। और आपको ध्यान रखना कि 2000 का नोट कब बंद कर दिया गया। तो 2000 का नोट बंद कर दिया गया 7 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, 2000 ठीक है 2023 को। तो ध्यान रखेंगे 2000 का नोट बंद कर दिया गया है। अब आपके नोटों पर भी पता होना चाहिए। देखो 10 के नोट पर जो है सूर्य का वो जो है कोणार्क का जो है सूर्य मंदिर है 10 के नोट पे, कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपये पर। 20 रुपये के नोट पर है जो है एलोरा की गुफा है, जो महाराष्ट्र में पड़ती हैं, एलोरा की गुफाएँ। 50 के नोट पर हम्पी है, हम्पी कर्नाटक की। 100 के नोट पर रानी के बाव का महल, रानी के बाव है। 200 पर सांची स्तूप है, सांची स्तूप है।
इसके बाद आप 500, ये लास्ट है, सबसे बड़ा नोट है अभी फिलहाल में चल रहा है, इस पर लाल किला है, लाल किला। ठीक है, तो नोटों के बारे में भी मैंने बता दी आकृति, और इस तरह से भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक और चल नोट से संबंधित, नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? तो गवर्नर के होते हैं। किसके होते हैं? गवर्नर के होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, 1 रुपये के नोट पर किसके होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर होती है वो सचिव के होते हैं। किसके होते हैं? सचिव के। और जो गवर्नर होता है RBI का, यही जो है नोट को जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। तो इतनी बातों को आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, क्या मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है UNDF, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 18वां, कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो यानी जिसे बोलते हैं नरेगा। क्या बोलते हैं? नरेगा। ये हुआ था 2005 में। ठीक है, नरेगा। और ये जो लागू हुआ था, ध्यान रखेंगे, लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, नरेगा। और इसका फिर नाम पड़ा था, इसका जो नाम पड़ा था मनरेगा। ठीक है, मनरेगा, नरेगा की जगह मनरेगा हो गया था वो 2 अक्टूबर 2019 को, 2 अक्टूबर 2019 को। तो इतनी बातें ध्यान रखना कि नरेगा 2005 लागू हुआ 2 फरवरी 2006, मनरेगा नाम पड़ा 2 अक्टूबर 2009 को, और अब जी राम जी कहा जाता है इसको, और जिसका उद्देश्य है 125 दिन रोजगार देना। ठीक है, पहले 100 दिन था, अब 125 दिन है, ये भी ध्यान रखना। इसका नाम जी राम जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, कह रहा है एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र के गतिविधि में आएगा? प्राकृतिक रूप से प्राथमिक है, कृषि है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे सेट का लास्ट है, कह रहा उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण है सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया, बी ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों जी, हमने तीसरा सेट कर लिया। अगर आपने अभी तक अपना गोल विद बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर के लाल बटन दबा दीजिए भाई, उसमें क्या है, दबाओ, और वीडियो को लाइक करो और सबको शेयर कर दो। जितने भी मोबाइल में ग्रुप हैं सबको फटाफट शेयर कर दो। देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत आप लोगों का भी फर्ज बनता है। चलते हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अब अपना काम कीजिए। ठीक है, शेयर नहीं करोगे तो देखो अच्छी बात नहीं कोई। हाँ, क्वेश्चन नंबर, अब हम चल रहे हैं सेट नंबर 4 पर, यानी 2025 सामाजिक विज्ञान का हम 825 CQ सेट करने जा रहे हैं। तो चलिए, इसके प्रश्न कौन कौन से? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसने कहा था? तो कहने वाले कौन थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कहने वाले थे, ये ऑप्शन सही है, मेटरनिख। ठीक है, मेटरनिख। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जर्मनी के एकीकरण किसने किया था? तो बार बार रिपीट हो रहा है, बिस्मार्क, बी ऑप्शन सही। तीसरा प्रश्न करा, ब्रिटेन में कार्न लॉ समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? तो भैया कृषि उत्पादों में अधिकता आ गई, तो कार्न लॉ समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन चौथा, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, देखो आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चौथा सेट है, सब याद हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1944, वर्ल्ड बैंक 1944। ठीक है, दोनों की ब्रिटेन वुड्स के घोषणा पत्र से स्थापना हुई, और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन, लिख लेना, वाशिंगटन DC में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक पुस्तक किस समस्या से संबंधित है? तो गुलामगिरी जो पुस्तक है प्यारे बच्चों, ये जाति व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, और इसको लिखने वाले थे ज्योतिराव फुले। ठीक है, ज्योतिराव फुले। ठीक है, ये इनकी पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? तो ध्यान रखना, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन से हो जाएगा, केंद्र और राज्य। अगला 7वां, कह रहा है कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 आ गया, अभी बोला था मैंने, महिला अधिनियम आया था महिला के आरक्षण के लिए 2023 में, जिसमें 33% आरक्षण महिलाओं को निम्नलिखित में से किन संस्थाओं में दिया गया है? तो देखो, लोकसभा में दिया गया है, विधानसभा में दिया गया है, दिल्ली विधानसभा में दिया गया है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन एकदम सही। कितना प्रतिशत? 33%।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि सांप्रदायिक की समस्या कब प्रारंभ होती है। तो ये ऑप्शन कह रहा है धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। बी कह रहा है कि किसी धर्म को राजनीतिक से जोड़ दिया जाए। ठीक, ए और बी दोनों सही हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो ये बताया था 6 है। कितने हैं? 6। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो देखो आप देख पा रहे हो कैसे रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, तो ऐसे ही आपके 20 फरवरी वाले पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस का संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो लोकतंत्र, ये ऑप्शन कह रहा है उत्तरदायी होना चाहिए, सही है। और स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, सी भी सही है। डी कह रहा है कानून के समकक्ष होना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन बी ऑप्शन इसका गलत है, ये आपको टिक कर देना है, यानी बहुसंख्यकों का शासन नहीं होना चाहिए इसमें, तो यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 11वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार पहाड़ी इलाकों में हो जाएगी, यानी उत्तराखंड में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 12वां, भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब आया था। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1972 में अधिनियम आया था। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी भाग है। कोडरमा जो है वो आपको ध्यान रखना है, लो अयस्क, माफ़ कीजिए, कोडरमा जो है अभ्रक के लिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 14वां कह रहा है कि काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए। तो काली मिट्टी कपास के लिए, और काली मिट्टी को बोलते हैं रेगुर मिट्टी, रेगोर, और यह जो है ज्वालामुखी के लावा से प्राप्त होती है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, वही क्वेश्चन, ठीक है, जगदीशपुर पाइपलाइन से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? महाराष्ट्र नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला क्वेश्चन, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो देखो रिपीटेड है, प्रति व्यक्ति की आय, स्वास्थ्य, औसत साक्षरता, डी ऑप्शन एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि 17वां दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में। तो दुग्ध हो गया, पशुपालन, कृषि, ये सब प्राथमिक में, ठीक है, और तृतीय में सेवाएं, द्वितीय में कारखाने। 18वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋण औपचारिक स्रोतों में शामिल है। तो औपचारिक स्रोतों में कौन सा ऋण जो है शामिल है। तो बैंक, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19वां कह रहा है कि भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, मुख्यालय मुंबई, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका क्या है। तो सामान्य तरीका है कंपनियों की स्थापना की जाए, तो ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया 14 सेट। अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और सभी को शेयर कीजिए। निश्चित रूप से कह रहा हूँ ऐसा ही बढ़िया कंटेंट हर सब्जेक्ट का लाऊंगा मैं। अभी जो सामाजिक विज्ञान का है, इसके अलावा देखो मैंने विज्ञान का भी कंटेंट डाला है, ठीक है। विज्ञान के 2023 के ऑल सेट का सॉल्यूशन भी डाला है, उसको भी देख लेना। इसके अलावा देखो हिंदी के 2025 के ऑल सेट्स में सॉल्यूशन डाल चुका हूँ इसी चैनल पर, उसको देख लेना। और कल 2024 के सभी सेट जो हैं, सभी सेटों के एमसीक्यूज वो भी मैं डाल चुका हूँ, उसको भी देख लेना। तो देखो आपके बिना कहे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएँ, तो आप लोग इतना तो कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 5 की तरफ। 2025 सामाजिक विज्ञान 825 कोड CR का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा भैया। पहला, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है, 1789 में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी रही। तो वही बिस्मार्क, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा कह रहा है, हाँ, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। और आनंद मठ ये पुस्तक, इसी पुस्तक में से हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है, जिसे बोलते हैं हम वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम, फ्रीडम फाइटर का जोशीला गीत। और जिसको अब गृह मंत्रालय ने, आज ही की वीडियो बना रहा हूँ, आज ही अपडेट है, गृह मंत्रालय ने कहा है कोई भी अगर नेशनल इवेंट होगा
जैसे क्रिकेट वगैरह होता है तो पहले राष्ट्रीय गान होता है, लेकिन अब क्या होगा कि राष्ट्रीय गान से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। ध्यान रखना 6 लाइन गाई जाएगी और इसका टाइमिंग भी निश्चित कर दिया गया है, 3 मिनट और 10 सेकंड में ये गाना होगा। ठीक है, कोई भी राष्ट्रीय इवेंट होता है उसके बाद फिर होगा राष्ट्रीय गान। तो इस क्वेश्चन का आनंद मठ की किताब है, बंकिम चंद्र चटर्जी की, तो आप लोगों को ध्यान रखना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चौथा कह रहा है कि महामंदी का सबसे एक सेकंड थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि महामंदी का असर सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा, तो कृषि क्षेत्र पर। महामंदी कब आई, 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला 5वां कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई, तो कहाँ की गई थी, अमेरिका में 1944 में वर्ल्ड बैंक के साथ। अगला प्रश्न 6वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश संघीय राज्य नहीं है, तो संघीय राज्य नहीं है कौन सा, तो चंडीगढ़ जो है संघीय राज्य नहीं है, क्योंकि ये कैसा है, ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न 7वां, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो लोकतंत्र जो होना चाहिए वो देशभक्ति की भावना, प्रगतिशील राष्ट्र का चरित्र का निर्माण, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। इसके अलावा ध्यान रखना संविधान हमारा बन के तैयार कब हुआ था, तो बन के तैयार हुआ था, लिख लेना 26 नवंबर, यानी 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को। इसी को बोलते हैं संविधान का अंगीकरण। संविधान का अंगीकरण कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस, लिख लेना 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस। और जो बन के तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। संविधान को बनने में समय कितना लगा था, तो 2 वर्ष, लिख लेना 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखना। और संविधान के जनक कौन कहलाते, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक कहलाते हैं। ठीक है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के पूछ जाएगा कि पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले तो सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे वृद्ध थे सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो बेटा मेरे पास जितनी व्यवस्था उतनी व्यवस्था से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन पर ही लिख रहा हूँ उंगली से, क्योंकि ज़्यादा व्यवस्था है नहीं मेरे पास। आप लोग चैनल को शेयर कर नहीं रहे हो, तो भैया कहाँ से हम व्यवस्था आपके लिए करें। व्यवस्था तो तभी होगी ना जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन फिर भी कंटेंट में कोई मिलावट नहीं, कंटेंट एकदम प्योर सीधा पेपर में पूछा जाएगा, इतना पूरा विश्वास है। ठीक है, बाकी मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाना साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां कह रहा है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है, तो भाषाओं को बताया गया 8 अनुसूची में, 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का से संबंधित है, तो इसमें डी ऑप्शन से हो जाएगा पुलिस। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 11वां कह रहा है कि रवि की फसल बोने का समय क्या है, तो रवि की फसल जो बोई जाती है वो ध्यान रखेंगे बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर में। यहाँ दिसंबर दे दिया गया, वैसे अक्टूबर, तो ये आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में वैसे बोई जाती है रवि की फसल। और रवि की फसल में क्या होता है, तो ध्यान रखना गेहूँ हो गया, ठीक है, आलू हो गया, सरसों हो गई। ठीक है, अपने खेत पर चले जाना, सब पता लग जाए, आलू गेहूँ सरसों ये सब अभी रबी की फसल चल रही है। और खरीफ की फसल पूछी जाए तो खरीफ की फसल का बोने का समय है जून जुलाई। ठीक है, खरीफ में क्या आता है, बाजरा हो गया, धान हो गई। ठीक है, ये सब आएंगे। और जायद की अभी मार्च के बाद बोई जाएगी, तरबूजे खरबूजे। 12वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है, तो ऊर्जा खनिज जो है पूछा गया है, तो ऊर्जा जो खनिज है वो नहीं है, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा यूरेनियम। अगला क्वेश्चन कृषि क्षेत्र है, तो कृषि कौन सा है, प्राथमिक, ये ऑप्शन सही है। 14वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है, तो गैर परंपरागत जो परंपरागत नहीं है, तो जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत हैं। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज, ये सब क्या है, परंपरागत है, और इन्हीं को हम बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत खनिज है, तो आधारभूत खनिज है लोह अयस्क, ये ऑप्शन, जो कि जमशेदपुर झारखंड में प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां
पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो बताया था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में हुआ था, तो इसीलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 प्रश्न कह रहा है भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? तो उदारीकरण जो प्रक्रिया आई थी वो 1991 में आई थी, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो जैव संसाधन है इसका मत्स्य पालन, सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ध्यान रखना बहुत बार आता है जी। और अगला प्रश्न थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसीलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई? बहुत बार रिपीट होता है, लिख लेना, सीधा आने की संभावना है। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 20वां कह रहा है किस देश का विकास आधारित है? तो प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, औसत साक्षरता, तो डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया सेट नंबर 5, ठीक है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो देखो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें सबको, मुझे फीडबैक मिल सके कि हाँ आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से क्या नाम है आपका रिजल्ट बने, ठीक है। तो तभी तो होगा जब आप लोग, मैं अच्छा कंटेंट दूंगा तो कंटेंट अच्छा तो तभी मिलेगा जब आप लोग सब लोगों को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, है ना। तो चलिए भैया अगला चलते हैं। 2025 सामाजिक विज्ञान 825 CU ये आपका सेट है, इस वीडियो का लास्ट सेट है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने 100+ क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1860 में दक्षिण इटली की तरह एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 का नेतृत्व किया था? तो किया था गैरीबाल्डी ने, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1932 में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट यरवदा जेल में हुआ था, ये हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य, जहाँ पर दलितों की सीट जो थी ना, दलितों की जो सीट थी वो 47 से 171 हो गई थी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न और एक और ध्यान रखना, जो एक वो था क्या कहते हैं इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, ये और लिख लेना, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये ध्यान रखना 5 मार्च 1931 में, ये भी आता है, गांधी और इरविन के मध्य, ठीक। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बेल्जियम में केंद्रीय और राज्यों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार है, उसका क्या नाम है? तो वो है आपको ध्यान रखना प्रांतीय, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि संगठनात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किसके मध्य होता है? तो केंद्र और राज्य, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा कि महिला आरक्षण 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्यों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? तो अभी आपको पता है कितना है, 33%, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पीछे हमने पढ़े हैं इसलिए हमारी स्पीड अपने आप बनती जाएगी। छठवां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं? तो इसके लिए जो है आपका आंसर होगा नेता भी है, अनुयायी भी है, और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सातवां कह रहा है कि व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था है लोकतंत्र, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न कह रहा है कि किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी, उदाहरण कुस्तुनतुनिया, ठीक है, कुस्तुनतुनिया संधि, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 9वां कह रहा है कि भारत माता की विख्यात छवि किसने चित्रित की थी? तो वो की थी बंकिम चंद्र चटर्जी, और इनकी पुस्तक अभी आई थी, कौन सी थी बताओ? आनंद मठ, और जिसमें से इन्होंने क्या लिया था? वंदे मातरम। अगला प्रश्न 10वां कह रहा है कि 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली थी? तो ये मिली थी नागपुर अधिवेशन में, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न 11वां प्रोजेक्ट टाइगर 1973, और एलिफेंट प्रोजेक्ट आया था 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां कह रहा है कि टेहरी बांध किस नदी पर बना है? तो दो नदी पर, भीलंगना और भागीरथी, ठीक है, लिख लेना, भीलंगना और भागीरथी पर उत्तराखंड में बना है, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कैसा है? ऊंचा
बांध है। अब पूछे भारत का सबसे लंबा बांध, लंबा पूछे तो क्या आंसर होगा, तो लंबा होगा हीराकुंड। हीराकुंड ये कहाँ पर है, तो ये महानदी पर है, महानदी उड़ीसा, महानदी उड़ीसा लिख लेना, महानदी उड़ीसा सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, महानदी उड़ीसा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, किराए के निम्नलिखित में से मोटा अनाज है, तो मोटा अनाज कौन सा है, बाजरा। और मोटा अनाज कहाँ होता ज़्यादातर है, राजस्थान में, बाजरा और सरसों। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है, तो अधात्विक जो खनिज है वो अभ्रक है। ठीक है, अभ्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सब अधात्विक हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां, किराए के निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो गैर परंपरागत स्रोत जो कौन सा, पवन ऊर्जा। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 16वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र, तो द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है, तो यहाँ कुम्हार आ जाएंगे। ठीक है, कारखाना कुम्हार वगैरह ये सब इसमें आएंगे। कृषक प्राथमिक में आते हैं, शिक्षक तृतीय में आते हैं। अगला प्रश्न 17वां, किराए के विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्न स्तर का था, तो उस समय भारत, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, किराए के निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक थी मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 19वां, वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ा, वैश्वीकरण पर जो प्रभाव पड़ा था वो श्रमिक पर, मजदूरों पर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 20वां प्रश्न, किराए का सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, तो सूचना पाने का अधिकार अधिनियम 2005 में, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तो ये आपके महत्वपूर्ण हमने लगभग ये जो प्रश्न हैं वो 120 प्लस प्रश्न हैं जो कि आपके सीधे 20 फरवरी वाले पेपर में पूछे जाने की संभावना है। तो हमने 2025 के सभी सेट के बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिया है। बाकी मैंने एक्सप्लेन भी किया अच्छे से, आपको कोशिश की कि बढ़िया से बढ़िया आपके और भी क्वेश्चंस जो हैं वो आप सीख जाओ। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जानकारी दें, और बाकी सभी साथियों को शेयर करें। और फिर मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।